जय हिंद, जय भारत। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्लास 9 का, ठीक है ना। जियो में जो विविधता यानी जियो में जो अंतर है उसके बारे में हम लोग जाने, ठीक है ना। यानी कुछ कंसेप्ट भी था उसके बारे में जाने और कुछ टॉपिक्स को भी मतलब कवर किया गया उस वीडियो में। आज हम जिस टॉपिक को आज कवर किया जाएगा, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि वर्गीकरण और विकास में क्या संबंध है और इस वर्गीकरण और विकास कब होता है और किस वैज्ञानिक ने इसका विस्तार बताया था, यानी सिद्धांत इसके बारे में दिया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस वर्गीकरण और विकास के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गीकरण और विकास, ठीक है ना। वर्गीकरण और विकास इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन कहा जाता है। अब यह चीज मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है और विकास का अर्थ क्या होता है। अगर यदि आप लोग मेरा पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं बता दिया हूं कि वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, और विकास का अर्थ मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए इसको भी साथ में बता देते हैं। वर्गीकरण का अर्थ होता है बांटना। क्या होता है? बांटना, यानी अलग अलग पार्ट्स में क्या करना, उसको बांट देना, ठीक है ना। विकास का अर्थ क्या होता है? वृद्धि। विकास का अर्थ क्या होता है? वृद्धि। अब इस चीज को हम लोग बहुत बढ़िया से समझते हैं, ठीक है ना। इसको हम इस तरह का समझते हैं। मानिए कि यहाँ पर हम एक घर बना दिए, इस जगह पे यहाँ पर एक हम घर बना दिए और इसमें दो हम क्या कर देंगे, एक बीच में पार्टीशन दे करके और इसमें दो कमरे बना देंगे, ठीक है ना। तो दो कमरे में समझिएगा कि इस कमरे में क्या था, इस कमरे में यह कपड़ा यानी क्लोथ। इस वाले कमरे में, पहले वाले कमरे में क्या है, क्लोथ का मतलब कि दुकान, यानी मान लीजिए कि दुकान है। तो इस पहले वाले कमरे में क्लोथ यानी जितने सारे कपड़े होते हैं सब इसमें मतलब कि मिलते हैं, ठीक है ना। ये वाला आपका 2 नंबर होगा। तो इसमें जो कपड़ा था, जितना भी कपड़ा है वह, इसमें कोई कैटेगरी नहीं बांटा था, इसमें कोई कैटेगरी नहीं बांटा गया है। यानी कहने का मतलब कि इसमें पूरा जितना था सब एक ही में क्या समावेश, जितने कपड़े थे छोटे बड़े जो भी साइज के थे वह सब क्या थे, इसी में इकट्ठे थे, यानी सबको एक साथ मिला करके रखा गया था। अब जब कस्टमर यहाँ पर आते थे लेने के लिए इस दुकान में, तो इस दुकानदार से जो भी साइज का कपड़ा मांगते थे तो उसको दिखाने में और कस्टमर को लेने में बहुत समय का क्या होता था, समय बर्बाद होता था। और वह मतलब कि दिखा भी नहीं पाता था दुकानदार और कस्टमर ले भी नहीं सकता था, ठीक है ना। तब उसी के पास दूसरे दुकानदार, जो ये वाला 2 नंबर कमरा है, इसमें क्या किया दुकानदार ने, अपने इस कमरे में सबको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया, सबको पार्ट वाइज क्या किया, डिवाइड कर दिया। यानी मान लीजिए कि ये छोटे बच्चों का कपड़ा होगा, छोटे बच्चों का कपड़ा होगा, ठीक है ना, इसमें और इसमें। और इसमें मान लीजिए कि वयस्क लोग का होगा, इसमें वयस्क लोग का होगा, इसमें मान लीजिए कि साड़ी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह करके उसने क्या किया था, उन सबको एक एक कैटेगरी में बांट दिया। तो उसी को कहा जाता है वर्गीकरण, यानी सबका उसके समान, उसके आकार के हिसाब से क्या करना, उसको बांटना। क्लियर। आप वृद्धि का अर्थ समझ लीजिए। वृद्धि का अर्थ यह हुआ कि मानिए कि पहले का जो समय था वह कुछ इस आकार में था, सबसे छोटा विकास था उसमें। मतलब कि जनसंख्या, मान लीजिए कि जनसंख्या लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। मानिए कि यहाँ पर 50,000 जनसंख्या थी पहले किसी स्थान पे। ये ए वाला एक स्थान है जहां पे पहले 50,000 जनसंख्या थी, ठीक है। अब इसमें परिवर्तन होते होते एक बार तो परिवर्तन होगा नहीं,
वह धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें वृद्धि होते होते एक दिन ऐसा समय आ गया कि इसी जगह पे, ये वाला ही जगह पे, यहां पर कितनी हो गया संख्या, 1,00,000। ठीक है ना, यहाँ पर कितनी संख्या हो गई, 1,00,000। अब सोचिए इसका पूरा डबल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी को कहा जाता है वृद्धि यानी विकास करना। एक चीज और समझिए, मानिए कि यह एक क्या है, एक पौधा है, यानी एक बीज है, अंकुरण होने वाला है। यह अंकुरण होगा तो जैसे अंकुरण होगा यहां से इसकी वृद्धि स्टार्ट होती है, ठीक है ना। और जैसे ऊपर के तरफ ये बढ़ते जाएगा, इसमें से क्या होंगे, पत्तियां निकलती जाएंगी। जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा वैसे इसमें क्या होंगी, पत्तियां निकलती जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि वह धीरे धीरे क्या करेगा, वृद्धि करेगा अपने संरचना में, अपने शरीर में क्या करता है, वृद्धि करता है, विकास करता है। और एक दिन ऐसा समय आएगा, यह एक दिन एक पेड़ के रूप में देखने को मिलेगा, पेड़ के रूप में देखने को मिलेगा। इसी को कहा जाता है विकास यानी वृद्धि। तो यह चीज मुझे आई होप कि आप लोगों को पूरा स्पष्ट पता चल गया होगा कि विकास किसे कहते हैं और वर्गीकरण किसे कहते हैं। क्लियर। अब चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। वर्गीकरण और विकास में यह फर्क था। अगर यदि इसका इंट्रोडक्शन या परिचय के बारे में यदि आता है, परिचय के बारे में, तो हम इस तरह कह सकते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका अस्तित्व बहुत पुराने यानी पुरातः काल से मतलब कि चले आ रहा है। ठीक है ना। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी जो शरीर की संरचना होती है वो आज से नहीं, इतिहास नहीं, प्राचीन काल से ही मतलब कि चलती आ रही है और उसी संरचना में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है ना। यह क्या था, यह पहला पॉइंट था। अभी आगे मैं बताऊंगा यह किसका कहना था, किसका सिद्धांत था। आगे वीडियो में बने रहिए, आगे मैं इसके पूरे डिटेल्स बताता हूँ। तो पहला जो पॉइंट था, उसने कहा कि अस्तित्व में वही जीव आते हैं जिनका संरचना यानी शरीर की जो संरचना होती है वह बहुत पुराने से मतलब कि बनी हुई है और वही आज संरचना का आने वाले संतान की उत्पत्ति करता है। क्लियर। दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में कहा गया कि नहीं, इस तरह की बातें नहीं है। यह तो है, ये है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आज के समय में यानी नए पद्धति के अनुसार उनकी शरीर की जो संरचना होती है वही एक मौलिक क्या है, जो आज के समय में जो उनकी शरीर की संरचना होती है वही क्या है, एक मौलिक होती है, यानी उस विकास का एक मौलिक होता है और उसी के आधार पर इनका क्या होता है, संरचना तय होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देकर के समझते हैं ताकि स्पष्ट हो जाएगा। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं या जब भी कहीं पे जाते हैं तो आप लोग देखिएगा कि रास्ते में बहुत से जीव मिलते हैं। ठीक है ना, बहुत से क्या मिलते हैं, जीव मिलते हैं। कोई ऐसा जीव होता है उसको हमको देख करके मतलब बहुत अंदर से एक अचानक से मतलब कि भय होने लगता है। सपोज हाथी, हाथी तो आप लोग देखे ही होंगे। तो आप बताइए कि यह जो हाथी है क्या आज से ही जैसे हम इसको देखे हैं तो क्या हाथी पहले ऐसे थी या आज भी ही हाथी ऐसी है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जो व्यक्ति इस हाथी को देखा तो उसके बारे में यह जरूर सोचा कि यह हाथी जो मैं देख रहा हूँ आज ही मैं देख रहा हूँ ना, ये इसका पहले अस्तित्व कोई होगा। तो पहले इसका अस्तित्व है कि नहीं है, इसी चीज को निर्णय करने के लिए और इसका सिद्धांत देने के लिए एक वैज्ञानिक आए। ठीक है ना। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, डार्विन था। ठीक है ना, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, डार्विन था। ठीक है ना, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, डार्विन था। और उसी ने क्या किया, ये अपने सिद्धांत को 4-5 पार्ट्स में क्या के डिवाइड कर दिया, यानी
5 भागों में उसने अपने सिद्धांतों क्या किया, रख दिया। रखने का मतलब कि अपने बातों को 4-5 सिद्धांतों में रखा, ताकि जो सजीव हैं, जिनकी संरचना आकार है, उस आकार में वो जीवित अपने यापन को कर सकते। और इसी को कहा गया है, यानी जो जीव होते हैं उनके वर्गीकरण और विकास में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। इन दोनों को अगर यदि हम एक को हटा देंगे और एक को रख देंगे तो यह कभी इन दोनों में संबंध परिपक्व हो ही नहीं सकता है, यानी पूर्ण रूप से इन दोनों में संबंध हो ही नहीं सकता है। जब तक ये दोनों नहीं रहेंगे तब तक इनका विकास नहीं हो सकता है और एक दूसरे के संबंध में नहीं आ सकते। आप खुद सोचिए, जब वर्गीकरण होगा तो विकास कैसे होगा, अगर विकास नहीं होगा तो वर्गीकरण कैसे होगा। जब बांट देंगे तो उसका तो वृद्धि होना आवश्यक है कि नहीं है। तो जैसे हम उसको बांटेंगे तो उसमें वृद्धि होगा, जब वृद्धि होगा तो उसी के जैसे, उसी के समरूप आने वाली संतान भी होगी। अगर यह यदि मान लीजिए कि टेढ़ा होगा तो टेढ़ा होगा, अगर यह मान लीजिए कि वृद्धि पौधे में हो रही है तो आने वाला संतान उसका पौधा ही होगा। तो इसी को कहा गया है कि वर्गीकरण और विकास में घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है ना। और इसी बात को बताने के लिए डार्विन ने अपने 5 सिद्धांत को रखा था, यानी 5 बातों में, यानी 5 प्रकार की बातों को अपने सिद्धांत में रखा। और उसने क्या क्या रखा अपने सिद्धांतों में, अब हम उसके बारे में स्पष्ट जानेंगे, ठीक है ना। कभी कभार पूछ देता है कि डार्विन द्वारा सिद्धांत दिए गए कितने सन में दिया गया था, जो डार्विन अपना सिद्धांत दिया था वह कितने सन में दिया था। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1839 में। कितने में दिया था, 1839 में डार्विन का सिद्धांत पारित किया गया था, ठीक है ना। और कभी ये तो नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछता है कि उस जिस पुस्तक में इन्होंने 1839 में डार्विन ने अपने सिद्धांत को रखा था, उस पुस्तक का नाम क्या था। ये तो कभी पूछता नहीं है, लेकिन बाय द वे मतलब कि अपर क्लास के जो एग्जाम होते हैं उसमें मतलब कि पूछ देता, अन्यथा नहीं पूछता है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीच में कौन सी किताब है, द ओरिजिन ऑफ स्पीच, ठीक है ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीच। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को, अगर यदि ये वर्ड में या स्पेलिंग में अगर यदि कहीं आप लोग को दिक्कत होती है तो आप लोग मतलब कि थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बोलता भी हूँ और लिखता भी हूँ। अगर लिखने में समझ में नहीं आएगा तो जो बोलता हूँ उसी वर्ड को मैं रिपीट करता हूँ, उसको समझ लीजिए। क्योंकि ये लिखने वाला थोड़ा ये मतलब कि इसी आकार से हम लिख सकते हैं, मतलब क्योंकि स्पीड लिखना पड़ता है ना, और ये जो अक्षर कोई भी समझ में नहीं आएगा तो मैं चाहूंगा कि वह अक्षर मैं फिर से आप लोग को अच्छा से लिखूं ताकि समझ में आए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं उसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। यदि यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो उसी वर्ड को मैं रिपीट करता हूँ, उसको आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। तो उसने अपना सिद्धांत कितने साल में दिया था, 1839 में। और किस इनका किताब, जिस पुस्तक में इसने दिया उसका नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीच, द ओरिजिन ऑफ स्पीच, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हम सिद्धांत के बारे में जानते हैं। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं कोई, आई होप कि यहाँ तक किसी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगले इनके सिद्धांत के बारे में जानते हैं। सिद्धांत कितने पार्ट्स में रखा गया था, 5 पार्ट्स में, ठीक है ना। 5 पार्ट्स में रखा गया था। पहले में क्या था, सतत परिवर्तन, सतत परिवर्तन। दूसरे में जो दूसरा था वह होगा आपका एक वंश गति, एक वंश गति, एक वंश गति, ठीक है। जो तीसरा होगा, तीसरे में उसने क्या किया था, जाति का गुणन, ठीक है ना,
जाति का गुणन। और जो लास्ट वाला जो पांचवा मतलब कि जो चौथा कितने 3 हुए, सॉरी चौथा जो हुआ वो क्रमिक वाद था। ठीक है ना, चौथा क्या था? क्रमिक वाद। क्या था? 1 2 3 4 और एक था जो 5वें नंबर पे था, उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है ना, उसमें था प्राकृतिकरण। ठीक है ना, प्राकृतिक वर्ण। देखिए 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 नंबर वाइज कर देते हैं ताकि स्पष्ट होगा आप लोग को। अब इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं, इनका क्या कहना था। ठीक है ना, इनको आखिर जब इस 5 पार्ट्स में जब इन्होंने बांटा तो आखिर क्यों बांट दिया? आप समझिए, सिंपल सी बात। एक बैग में मानिए कि बहुत सारे जितना बर्तन है, जैसे ग्लास, कटोरी, चम्मच, प्लेट, जितना है सबको हमने भर दिया। ठीक, एक बैग में भरने के बाद जब उसको एक साथ हम रख दिए तो किसी से पूछा जाएगा, किसी से बोला जाए कि वह वस्तु जा करके लाओ, उसका नाम तो होना चाहिए ना। कौन सा लाएंगे? वह वस्तु जा करके लाओ। अरे नाम तो बताइए क्या नाम होगा। तो उसी को जानने के लिए इसने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया कि इस नाम से हम चयन कर सकते हैं, इसके आधार पर इसको हम पहचान सकते हैं। ठीक है ना, कि यह इसका नाम है। मैं पिछले वाले वीडियो में मैं बताया हूं जो नाम पद्धति, ठीक है ना, उसके बारे में विस्तार से बताया। ठीक है ना, उसमें जो वैज्ञानिक नाम था मनुष्य का, होमो, क्या था? होमो जो स्पेस था, उसमें 2 वर्ड्स दिए गए थे और इसका एक का था वंश का निर्धारण करना और एक का नाम था जाति का निर्धारण करना। तो ये मैं पिछले वीडियो में इसको बता दिया हूँ। अगर यदि इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, अगर यदि यह वीडियो नहीं देखे होंगे तो यह वीडियो थोड़ा समझने में आप लोग को दिक्कत हो सकता है। खैर दिक्कत नहीं होगा, यदि आप लोग समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है क्योंकि इसके पहले वाला वीडियो में वो सब बता दिया। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सतत परिवर्तन का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है ना, इसका अर्थ यह होता है सतत मतलब कि ना यह स्थिर रहता है और ना ही यह गुणन करता है, यानी गति करता है। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई नहीं होता है। सतत अर्थ परिवर्तन का मतलब ये होता है कि यह परिवर्तनशील होता है, न स्थिर रहता है और ना ही गुणन करता है। ठीक है ना, यह एक स्थान पे स्थिर नहीं रह सकता है। समझिएगा कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर हम रख दिए हैं, अगर इसको हम नहीं आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन होगा या कोई इसका आकार में चेंज होगा? कभी नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह स्थिर नहीं हो सकता है, ना ही गुणन कर सकता है। यह क्या करता है? परिवर्तन करता है, और इसी को सतत परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाता है? सतत परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना, विश्व में यह करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। कभी कभी ऐसा आता है स्थिति, मानिए कि एक जंगल में मानिए कि 5 शेर रहते हैं। अब उस जंगल में कभी ऐसा आफत आया कि वह जंगल में आग लग गया, तो आप बताइए यदि यह स्थिर रहेंगे तो क्या उस जंगल में आग लगा है तो क्या यह शेर जीवित रहेंगे? नहीं न रहेंगे। इनको अपने सुरक्षित स्थान के लिए क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी अपने स्थान को क्या छोड़ना पड़ेगा, यानी दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। इसी को कहा गया है सतत परिवर्तन। क्लियर? अब हम दूसरे वाले में चलते हैं, एक वंशागति। एक वंशागति का मतलब यह होता है कि एक पूर्वज से ही चलते आ रहे हैं। किसी जीव की संतति उत्पन्न होती है कब? उसके डीएनए के
चलते, यानी जब भी उसका डीएनए होगा तभी उसकी संतति उत्पन्न, नई संतति उत्पत्ति होती है। नई संतति उत्पत्ति करने के लिए डीएनए की आवश्यक होता है। तो एक वंशागति उसे कहा जाता है जो पूर्वजों काल से चलते आ रहा है। पीढ़ी का नाम सुने, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। सपोज इस तरह का समझ जाइएगा, मानिए कि एक परिवार में 5 लोग हैं। एक परिवार में कितना है? 5 लोग। ये पूर्वज हैं। ये क्या है? पूर्वज हैं। इनमें से 5 व्यक्तियों को एक बीमारी है। वो बीमारी क्या है? सपोज मानिए इन 5 व्यक्तियों को एक बीमारी है, जिस मान लीजिए कोई बुखार हुआ है, ठीक है ना। इनको पूर्वज से है, इनको बुखार हुआ है। तो इनके जो आने वाले नए संतति होंगे, यानी जो अभी नया उत्पत्ति इनकी जो होगी, तो उसको भी क्या होगा? बुखार ही होगा। क्योंकि यह जो डीएनए यानी वंशागति जो चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? डेवलप करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होते रहता है। तो इन 5 व्यक्तियों में बुखार था, तो इसके आने वाले नए पीढ़ी में भी बुखार होगा, क्योंकि इसी के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। इसी के लक्षण इसमें आएंगे, तो यह भी व्यक्ति क्या? बुखार होगा इसको भी, और इससे जो संतति होगी उसको भी बुखार होगा। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि इससे जो संतति उत्पन्न होगी उसमें भी बुखार होगा, और उससे जो संतति उत्पन्न होगी उसमें भी क्या होगा? बुखार होगा। इसी को पीढ़ी दर पीढ़ी चलना कहा जाता है, और इसी को एक वंशागति यानी एक ही वंशगति के अनुसार चलना, यानी परिवर्तन होना ही वंशागति कहलाता है। क्लियर? तो एक वंशागति किसे कहते हैं? एक चीज समझ में आ गया। तीसरे नंबर में चलते हैं, जाति का गुणन। जो जाति का गुणन होता है यह पूर्वज का है। याद रखिएगा, इसमें जितनी सारी बातें कही जा रही हैं सब पूर्वज से ही रिलेटिव है। डार्विन जो था वो आज का नहीं था, पूर्वज काल का ही था। तो इसीलिए उसने क्या कहते हैं, 5 स्थानों पर रख दिया गया। यदि मान लीजिए एक व्यक्ति है, यहाँ पर इनको समझिए, एक जानवर है और एक मनुष्य है। हम तो जान गए कि जानवर और एक मनुष्य है, ठीक। ये क्या है? एक पेंसिल है और एक क्या है? एक डस्टर है। इन दोनों में अंतर हम जान गए। इसका काम है लिखना और इसका काम है उसको मिटाना। क्लियर? समझिए यहाँ पे। तो उसी तरह इसमें क्या हम बदल दे, इसका सतत परिवर्तन करने, मनुष्य अपने स्थान को स्पष्ट जीवित रहने के लिए अपने स्थान को परिवर्तन करते हैं, ठीक उसी प्रकार जानवर भी क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। तो जानवर को तो हम पहचान गए, मनुष्य जानवर है। अब वंशागति के अनुसार इसको हम पहचानेंगे कि क्या इसकी जो संरचना है पूर्वज की है कि आज की है, ये तो जानना पड़ेगा ना। अगर कोई यहाँ पर मान लीजिए कि कौवा आ गया, एक कौवा यहाँ पर यदि आ जाएगा, तो हम तो यह जानेंगे कि इसके पहले भी ये कौवा का रूप में था, तभी नहीं यहाँ पाया है। ठीक उसी प्रकार उसको जानने के लिए वंशागति का उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर में अब यह हम जानेंगे कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, यानी कौन सी जात का है। जात तो चाहिए ना, तो कौन सा जात का है। जैसे आप लोग लिखते हैं कि हम ये बिरादर हैं, वो ये बिरादर है, वही रहे तो ये है प्लांट है, जो भी होता है, तो अपने जात को क्या करता है? प्रदर्शन करता है। बताया था ना, एक वंश को प्रदर्शन करेगा और एक जाति को करेगा। तो यह जाति का क्या करेगा? गुणन करता है। और इसी यह जो जाति उसकी जो होती है, अगर मनुष्य होगा, यहाँ पर समझिए, अगर मनुष्य होगा तो पूर्वज का ही होगा, अगर जानवर होगा तो पूर्वज का ही होगा, अगर कोई पेड़ होगा तो पूर्वज का ही होगा। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर से समझिए। जाति का गुणन यानी पूर्वज से उसका संबंध होता है। ऐसा नहीं कि आज के समय उसका जाति बन गया, ऐसा नहीं। अरे ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको समझिए। गांव में जो शादी ब्याह होता है आप लोग तो देखे ही होंगे, उसको काहे मतलब अपने बिरादर में ही खोजा जाता है। क्लियर? ऐसे खोजा जाता है ताकि वह पूर्वज का एक पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है? चलते आ रहा है।
और उसी को हम क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होता है, जो जाति का गुणन होता है वो पूर्व से ही चलते आ रहा है, और इस जाति के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं। ठीक है ना। जो होमोस्पोज में कल बताए थे, एक क्या करता है, वंश को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, और एक जाति को प्रदर्शित करता है। और उसको लिखने के लिए कि तो हम टेढ़ा लिखते हैं और उसके नीचे एक लाइन खींचते हैं, दोनों को अलग अलग, ताकि हम उसको पहचान सकें। तो जाति समझ में आ गया। अब क्रमबद्धि के बारे में समझते हैं। जब यहां तक जाति समझ में आ गया तो क्रमबद्ध को समझिए। क्रमबद्ध का मतलब क्या, क्रम में बांटना, अलग अलग जगहों पे बांट देना। एक समूह में कम से कम 50 लोग इकट्ठा हुए, उस समूह का बंटवारा जब होने लगा तो उस समूह में बोला गया है, तुम ये जात के वर्ग के हो, तुम इधर रहो, तुम ये वर्ग के जात के, तुम इधर रहो, तुम उस जात के हो, तुम उधर रहो, तुम इस जात के, तुम इधर रहो। यानी सबके जात के आधार पर क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए क्रमबद्ध कर दिया गया, यानी क्रम में सजा दिया गया। ठीक है ना। जैसे कुछ देर पहले मैं एग्जांपल दिया था आप लोग को, यहाँ पर जो दो दुकान थी, ठीक है ना, यहाँ पे इसमें पहले में किसी भी क्रम में नहीं रखा गया था। जितना भी कपड़ा था वो सबको एक ही साथ में क्या किया था, इसमें सबको रख दिया था। छोटा बड़ा लेडीज जो भी कपड़ा है सब इसमें रख दिया। लेकिन ठीक उसी के पास वाला जो था उसने क्या किया था, उसको क्रम में बंद कर दिया, यानी क्रम में उसको बांट दिया था। कैसे, यहाँ पे एक कमरा बना दिया था, यहाँ पर एक कमरा बना दिया था। ठीक है ना। कमरे बना करके उसको क्या किया था, सबको अलग अलग पार्ट्स में रख दिया था, ताकि कस्टमर जब आएगा तो उसको आसानी से दिया जा सकता है। ठीक, तो उसी को क्रमबद्ध कहा गया। समझ में आ गया ना। उम्मीद है कि ये जितने पॉइंट्स बताए हैं आप लोग को स्पष्ट समझ में आ गया होगा। एक और बचा है जिसको प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। इसको नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है, मतलब प्रकृति का दिया हुआ चीज। ठीक है ना, प्रकृति का दिया हुआ चीज। और इसको थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं, इसको हम इधर लेकर आते हैं क्योंकि इसके भी कई पार्ट्स में बताए गए हैं। तो इन चीज को हम हटा देते हैं और इसको प्राकृतिक वर्ण को यहाँ पर रखते हैं, ताकि इसको पार्ट वाइज करके समझ में हम समझ सकते हैं। प्राकृतिक वर्ण, ठीक है ना, इसके 3 पार्ट्स बताए गए थे। इसे कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स बताए गए थे। शरीर की संरचना, पहला क्या था, संरचना। शरीर की संरचना, ठीक है ना। दूसरे में क्या बताया गया था, परिवर्तन। दूसरे में क्या बताया गया था, परिवर्तन। वही चीज है यहाँ पर, बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग दे दीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बाकी वही चीज में यहाँ पर भी बताने वाला। विभिन्न परिवर्तन, विभिन्न परिवर्तन, इनके 3 पार्ट्स थे। ठीक है ना, कितने पार्ट्स थे, 3। पहला क्या था, शरीर की संरचना, दूसरा परिवर्तन, तीसरा विभिन्न परिवर्तन। अब इन ये चीज समझने में थोड़ा ज्यादा कठिनाई होगी। परिवर्तन, विभिन्न परिवर्तन समझते हैं। शरीर की जो संरचना होगी प्राकृतिक वर्ण का द्वारा वो चुना गया होगा, यानी प्रकृति का वह दिया चीज है। हमारा शरीर की जो संरचना है वह प्रकृति का दिया हुआ चीज है। वायु क्या है, प्रकृति का दिया हुआ चीज। ठीक है ना। हम प्राकृतिक की चीज किसे कहें, प्राकृतिक वस्तु किसे कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है उसे हम प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। ठीक, तो शरीर की जो संरचना है प्रकृति का दिया हुआ है। ठीक है ना, कि इस जीव का शरीर की जो संरचना होगी इस आकार की होगी। ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे सब सजीवों की संरचना अलग अलग होती है। बंदर की अलग होती है, कुत्ता की अलग होती है, बिल्ली के अलग होती है, मनुष्य की अलग होती है। मनुष्यों में भी अलग अलग होते हैं।
अगर बिल्ली है तो बिल्ली में भी कुछ अलग अलग होंगे, अगर कुत्ता है तो कुत्ता में भी अलग अलग होगा, अगर वह शेर है तो शेर में भी अलग अलग होंगे। उनकी शरीर की जो संरचना होगी उनमें क्या होता है, अंतर होता है। तो उसी को कहा गया है कि शरीर की संरचना यानी परिवर्तन। शरीर की संरचना में क्या हो जाएगी, परिवर्तन। शरीर तो सेम होगा लेकिन परिवर्तन हो जाएगा। तो यह प्रकृति का दिया हुआ चीज है। परिवर्तन मतलब क्या, बदल जाना, बदल जाना। जैसे पहले का जो शेर था वो बहुत मोटा था। क्या था, बहुत मोटा। उसका जो आया शेर वो थोड़ा सा क्या होगा, इससे कम मोटा हुआ। क्या हो गया, कम मोटा हुआ। तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ कि नहीं। जुड़वा जब बच्चा होता है तो आप लोग देखिएगा दोनों की शक्ल दम सेम हो जाती है, लेकिन वही पास में एक और जुड़वा बच्चा हुआ उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। तो यह चीज बस इतना ही जानिएगा। ये अगले चैप्टर की बात है, उसमें चलेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। लेकिन यह समझिएगा परिवर्तन पहले क्या था, ज्यादा मोटा, उसका जो संतति हुआ कम मोटा। इन दोनों में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तन होता है। और ये मनुष्य का बनाया हुआ चीज नहीं है, किसी भी जीव में यह किसका बनाया हुआ चीज है, प्रकृति का, यानी प्राकृतिक वर्ण। ठीक है ना। लास्ट बचता है विभिन्न परिवर्तन। ये तो परिवर्तन हो गया। और विभिन्न परिवर्तन, उप जो परिवर्तन होता है एक अलग परिवर्तन हो जाता है, पूरा अलग हट के विभिन्न अंतर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक गाय है, इसके 4 पैर होते हैं। 4 पैर होते हैं तो सब कोई जानता है गाय का कितना पैर होता है, 4 ना होगा ना, ज्यादा होता है, 4 होता है। लेकिन जब विभिन्न परिवर्तन होगा तो हो सकता है कि इसमें कहीं ऐसे परिवर्तन हो जाए ताकि हम उसको देखने से भी हिचक जाए, यानी देखने में हम उसको सोचने लगे। हो सकता है इसमें कहीं 6 पैर हो जाए, 6 पैर हो सकता है। उसको विभिन्न परिवर्तन कहा जाता है कि नहीं, उप परिवर्तन। ठीक है ना। विभिन्न परिवर्तन क्या कहा जाता है, विभिन्न परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना। और ये भी क्या होती है, पीढ़ियों द्वारा क्या होती है, चलती है। ये जितने चलता है सब पीढ़ी के द्वारा ही चलता है। परिवर्तन, विभिन्न परिवर्तन। ठीक है ना। उसको हम विभिन्न परिवर्तन कहते हैं, जो अचानक परिवर्तन हो जाता है ताकि वैसे हम सोच भी नहीं सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विभिन्न परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग मतलब कि वर्गीकरण और विकास के बारे में इस वीडियो में हम जाने। आई होप कि यह जितना मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को स्पष्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस आज इतना ही तक पढ़ेंगे। अब इसके अगले टॉपिक को अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।